सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुखे, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 मानव संसाधन पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, मानव संसाधन का अभिप्राय। दूसरा, जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसमें कुल जनसंख्या और वृद्धि दर, लिंग अनुपात, आयु संगठन, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात, काम और कार्यशील जनसंख्या, साक्षरता। तीसरा, जनसंख्या और विकास। चौथा, जनसंख्या और गरीबी। बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 मानव संसाधन। मानव मनुष्य संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं। तो मानव संसाधन मानव उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी है। मानव की बुद्धि एवं कुशलता का प्रयोग समाज के विकास के लिए होना चाहिए, यही मानव संसाधन कहलाता है। किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। आबादी का संबंध किसी विशेष स्थान से होता है। बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है, अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, वगैरह वगैरह। किसी क्षेत्र, इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं विकास का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसके कार्य कुशलता से कोई न कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता है। किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर में बढ़ रही है या घट रही है, लोग वहां औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, बच्चों और युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है, उनमें उत्पादकों, काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें साक्षरता कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कितनी और कैसे मिलती है। आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है। जनगणना यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में प्रति 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जनगणना से हमें कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े, भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं, जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला, कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 1,21,01,93,422 लोग थे। 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है, जिसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है
भारत आबादी की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो आपको बताना है भारत आबादी की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,40,196 थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहां लगभग 69% लोग गांव में रहते हैं। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश की केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 50 सालों में देश में शहरीकरण कितना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है? हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 और नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों के बराबर होना चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंग अनुपात 940 है, जिसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों में 940 स्त्रियां हैं। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा लिंग अनुपात है, जैसे केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 991 और छत्तीसगढ़ 991। वहीं पर कम लिंग अनुपात वाले राज्य हरियाणा 877, गुजरात 912 और राजस्थान 926, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंग अनुपात को प्रदर्शित करता है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और इसे सुधारने के लिए हम क्या योजना बना सकते हैं। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों को जब हम देखते हैं तो वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक है जिन्होंने इस राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बनाकर रखा है। इसके विपरीत देश के कुछ ऐसे हिस्से भी है जहाँ यह लिंगानुपात चिंतनीय दशा में पहुँच गया है। उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृ प्रधान समाज महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर ऐतिहासिक काल से चली आ रही है और असमानता है आदि कारणों के चलते हुए यहाँ पर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है। बस्तर जैसे प्राय जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है। इन आंकड़ों से एक और लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीकों के गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है। आयु संगठन, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है सबसे अधिक उत्पादक क्षमता किस आयु वर्ग में होता है? तो आपको बताना है सबसे अधिक उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होता है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 आयु वर्ग में बांटा जाता है, बालक वर्ग, युवा वर्ग एवं वृद्ध वर्ग। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होता है, जो घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्राय उन पर आश्रित होते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सहायता के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बालक बालिका वर्ग। तो इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग को करना पड़ता है। युवा वर्ग,
इस वर्ग में 15 से 59 वर्ग आयु वर्ग के लोग आते हैं। यह वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग, बालक और वृद्ध, ये आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज्यादा प्रवास इसी वर्ग से होता है। वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग को इसमें शामिल किया जाता है। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी पेशा नहीं है और जिनका कोई मजबूत आर्थिक आधार नहीं है, अपनी जरूरतों के लिए युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं। किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। भारत के आयु पिरामिड को आरेख 2014 में हम देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्र में लोगों की कमी नहीं आएगी। साथ ही वृद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होने वाली है, क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। अब हम भारत के इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों से करेंगे। पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि वहाँ की आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है। वहाँ 50 से अधिक उम्र वाले लोग 12% से भी कम है। यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है, जहाँ अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। यूरोप में लगभग 35% लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, लेकिन हम वहाँ बच्चों की दशा देखें तो पाते हैं कि वहाँ लगातार बच्चों का अनुपात कम होते जा रहा है। अर्थात पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, मगर वहाँ इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वहाँ वृद्ध जन अधिक हो जाएंगे। पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। पहला यह कि यूरोप में आय और स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि ज़्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, जबकि अफ्रीका में गरीबी और कमजोर स्वास्थ्य सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। बाल मृत्यु दर वहाँ काफ़ी अधिक है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते लोग बहुत ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए कई यूरोपीय देशों में बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राजकीय मदद दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों काम और कार्यशील जनसंख्या। 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है, बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन भी इस श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल है। इस तरह उपरोक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेती या दूध के उत्पादन कार्य में लगे हैं, उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है। लेकिन घरेलू काम करना जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक कार्य में लगे हैं और लगभग 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में जहां साक्षरता महज 18% थी, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74% से ऊपर हो गई। यहाँ पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। एक तरफ जहाँ केरल 93, मिजोरम 91.58%, त्रिपुरा 87.75% राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य है, वहीं बिहार, राजस्थान, झारखंड आदि ऐसे राज्य जहां साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जनसंख्या और विकास। विकास का मतलब क्या है? हम किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं?
इन सवालों का जवाब खोजने में दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है। पहला पाकिस्तान के महमूद उल हक और दूसरा भारत के अमर्त्य सेन। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे। हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास जो जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। हक के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है, केवल आय वृद्धि मात्र नहीं। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। उन्होंने माना कि लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदंड तय किए। पहला मापदंड स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, इसे जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। बच्चों कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है जीवन प्रत्याशा क्या है। दूसरा मापदंड शिक्षा, लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारे और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तीसरा है आर्थिक विकास, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आकलन किया जाता है कि इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है। इनके अनुसार भारत का स्थान विश्व में 120वां है और उसे 609 अंक प्राप्त हुए। सर्वाधिक अंक 944 नॉर्वे को मिले हैं, जो मानव विकास में अग्रणी है। भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में यह 81.6 वर्ष है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है, जबकि नॉर्वे के औसतन व्यक्ति 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 5,497 अमेरिकी डॉलर है, जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे साक्षरता दर, कुपोषित बच्चा व वयस्कों की दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, मातृत्व सेवा मृत्यु दर आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जनसंख्या और गरीबी। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है। पहली बात, उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, वे तकनीक पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर होता था जो सीमित थे। लेकिन जब खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। अतः तकनीकी बदलाव से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, यह बात इस पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्य कुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्य कुशल, स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है और वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनमें असमान वितरण के कारण होती है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते हैं तो न कोई गरीब होगा और न ही कोई अमीर होगा। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा, कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित देशों में भी गरीबी आबादी निवास करती है। अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के निवासी
2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है, फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। भारत में भी सब लोग एक समान इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। शहर के कई लोग, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और सुदूर अंचलों में जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं, यह गणना करना बहुत कठिन है। अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो सके, तो क्या दुनिया के जो संसाधन है वो पर्याप्त है? शायद नहीं। गांधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, मगर किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। विकसित देशों में जहां लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कारगर है, वहां बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। उन देशों में प्रायः यह भी देखा गया कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार है। वहां लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों की मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को पता नहीं रहता कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, अतः वे 2 से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना पड़ता है, तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हों तो घर पर अधिक आमदनी होगी। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित है और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम होती है। भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य है जहाँ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है। अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुँचते हैं, संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होगी, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी और आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियों को दूर करनी होगी। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।